बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो चल रहे हैं। एक तो असम्बलियों को जो तहलील करने का ऐलान इमरान खान साहब ने किया था 26 को, और उसके ऊपर आपको मालूम है कि दोनों जानब जो PDM की जमातें हैं, जिसमें ख़ासकर नून लीग जो है एक तरफ और PTI जो है दूसरी जानब, उनकी मुशावरत हो रही है। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब के साथ और वहाँ पे मुशावरत की गई है। उससे कबल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात हुई थी अपने MPs के और सीनियर जो लीडरशिप थी उनके साथ, और बताया ये जा रहा था कि 20 दिसंबर तक जो है असम्बली जो है पंजाब असम्बली को तहलील करने की जो है वहाँ पे एक तजवीज़ सामने आई है। दूसरी जानब जो PMLN की क़यादत है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उनके भी जो फोकस था, एक तो ज़ाहिर है कि टेररिज्म के ऊपर था। कोयटा के अंदर जो वाक़या हुआ, हमारी जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर हिना रबानी साहिबा ने जो विज़िट किया अफ़गानिस्तान की लीडरशिप के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, और दूसरा जो था वो प्योरली तमाम मामलात जो सियासी चल रहे हैं उसके ऊपर था। और उन्होंने कहा है कि हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि हम इन असम्बलियों की जो तहलील किया जा रहा है इसको रोकें हम, और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आइन और कानून के मुताबिक हमें आगे जाना भी पड़ता है तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 सूबों के अंदर इलेक्शन होगा, सिर्फ पंजाब और KP के अंदर। बाकी 2 सूबे जो हैं वो नेशनल असम्बली के जो जनरल इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे, वो वक्त के ऊपर होंगे और उनके साथ होगा। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उमर अयूब खान साहब, आप फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, वो फाइनेंस और मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों की जो मुशावरत का अमल है, बिकॉज आज कुछ ऐसी खबरें आ रही थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इस इजलास जो है जिसकी सदारत की, वहाँ पे कुछ MPAs के कंसर्न्स पाए जाते हैं कि हमारे हलकों के अंदर अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जो हैं या तो वो चल रहे हैं, काम उनके ऊपर हो रहा है, या वो मंजूर हो चुके हैं, अभी होना है, तो हमने दोबारा से इलेक्शन में जाना होगा। तो वो कैसे जाएंगे जब तक लोगों के तरक्याती काम जो है वो ना हो। तो एक ये तजवीज़ आ रही थी कि ये जो असम्बली को तहलील करने का जो मामला है ये नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या करेगी आपकी जुमात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम पे आपने मदऊ किया। सबसे पहली बात यहाँ से मैं आगाज़ करूँगा तरक्याती काम। देखिए, इलेक्शन में तकरीबन 6 इलेक्शन मैंने डायरेक्टली लड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मैंने जीते हैं, वहाँ से बाद 2007 के। सबसे पहली बात ये होती है कि इलेक्शन सिर्फ तरक्याती कामों पे नहीं, तरक्याती काम हाँ बहुत अहम जुज़ है एक पार्लियामेंटेरियन के लिए, एक हल्के की सियासत करने वाले शख्स के लिए। पर इलेक्शन जब जिस वक्त चलता है उस पर हवा फिजा होती है, कोई भी इलेक्शन ले लें, और इस वक्त हवा फिजा पूरे मुल्क में, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि KP, बलूचिस्तान और सिंध में वो साजगार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक चीज़, हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सब के सब तैयार हैं। खान साहब जब भी हुक्म देंगे, परवेज़ इलाही साहब ने, मुनस्सिर इलाही साहब ने, हुसैन इलाही साहब ने, सारों ने इस चीज़ पे लबैक की हुई है और वो तैयार है तहलील करने के लिए। जिस वक्त होंगी दोनों असम्बलियाँ जाएंगी, उसके बाद मुल्क में इन असम्बलीज़ में इलेक्शंस होंगे और जो हुकूमतें बनेंगी वो अगले 5 सालों के लिए होगी। हाँ, लम्या फ़िक्रिया ज़रूर है PDM वालों के लिए, क्योंकि जिस वक्त वो कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे तो 2 इंटैक्ट सूबाई असम्बलियों की हुकूमतें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कायम होंगी, और उनके पास जो MNAs लड़ रहे होंगे उनके नीचे विंग्स अवेलेबल नहीं होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। बहैसियत एक सियासी वर्कर, मेरी तो राय इन सारों को यही है कि जितना जल्दी हो सके सूबाई असम्बलियों के साथ आप जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में करा दें, वरना कल को आप लोगों के लिए भी और भी ज्यादा अभी भी मुश्किल होगी, क्योंकि अवाम में आपने जाना है। आपकी कारकर्दगी तो माशाल्लाह पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने देख ली है। लेकिन उनका ख्याल ये है कि शायद 6 महीने 8 महीने के बाद हालात जो हैं मुख्तलिफ हों, PTI से लोग जो हैं वो दूर हो जाएं, ये उनका एक आइडिया है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। वो खामख्याली है। देखें, जो अनाड़ी पायलट होता है ना, पायलट जिस वक्त जहाज डाइव में जाता है, ये बैसियत एविएटर आपको बता रहा हूँ, जिस वक्त जहाज डाइव में जाता है, नीचे जा रहा होता है क्रैश करने के लिए, तो उस पे उसके परों पे हवा का इतना प्रेशर होता है कि उसको निकालना नामुमकिन होता है।
तो इस वक्त मईशत की बदकिस्मती के साथ ये अनाड़ी पायलट जो इन्होंने बिठाए हुए हैं, इन्होंने वही काम किया है मईशत के साथ, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी ये उठ नहीं सकेगा जहाज इनके, ये पीडीएम का, इसने क्रैश ही होना है और बड़े बुरे तरीके से क्रैश होने जा रहा है। आज जो राना सनाउल्लाह साहब, आपको तो मालूम है कि ये जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इनके तहादी जो हैं वो इमरान खान साहब के बारे में या आपकी पार्टी के बारे में रोज़ाना जो बात करते हैं, अब वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने दोबारा से ये कहा है कि इमरान खान साहब का ये जो असम्बलियों को तहलील करने का एक आइडिया है, ये मुल्क के अंदर मज़ीद फसाद पैदा करना चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, ताकि ये शोरश जो है वो जारी रहे और मुल्की मईशत जो है उसके ऊपर प्रेशर रहे। इनको मुल्क के साथ या आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। कि आपने कहा जी धुआंधार तकरीर, राना साहब ने धुआं मारने के अलावा और दुनिया में काम क्या किया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि मतलब क्या पीडीएम का खुद ये डिमांड नहीं थी कि जनरल इलेक्शन होने चाहिए कुछ महीने पहले, 12 महीने पहले तो उनकी यही डिमांड होती थी, तो अभी वो क्यों मतलब धुआं मार रहे हैं? तो लिहाजा इलेक्शन कराएं और जो रिजल्ट आता है उसको कबूल करें, हमारी तो सिंपल डिमांड है। और परवेज इलाही साहब की जाहिर है कि मुशावरत जो हो रही है, उन्होंने तो कई दफ़ा कहा है कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम मतलब इस असम्बली को तहलील कर देंगे। डू यू थिंक कि काफ लीग जो है वो आप लोगों से दूर भी जा सकती है, मतलब दूसरे तरफ जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने परवेज इलाही साहब और मुनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और उनके बाकी इत्तेहादी जो हमारे हैं काफ लीग के, वो बिल्कुल लॉक स्टेप हैं पीटीआई के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही आवाज पे, एक ही पेज पे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं। और वो बिल्कुल जो इमरान खान साहब की जिस वक्त कॉल आएगी वो उसी वक्त उसको एग्जीक्यूट करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये किस हद तक आप लोग समझते हैं कि ये सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं, जिन 2 सूबाई असम्बलियाँ जो हैं, ये जनरल इलेक्शन की तरफ ले जा सकती हैं, और उस हवाले से पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत भी कर सकती है? क्योंकि आज जब उनसे सवाल किया गया तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब तो हमसे बात करने के बजाय वो कहते हैं मुझे खुदा न ख्वास्ता मौत आ जाए लेकिन मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मिलूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं इनके साथ। तो गवर्नमेंट के साथ क्या आप लोग कोई मुज़ाकरात कर सकते हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल है वही मैं बात करता हूं, जो इस सारे जो धुआं मारे ना, वो धुएं के धुंध में इनको हकीकत नजर नहीं आती। इमरान खान साहब ने बारहा बात कही है कि इलेक्शंस के बारे में, ये डेट के बारे में बात करें, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के अलावा मौसम के बारे में बात करेंगे, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में काम है करने के लिए, इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए। हम लोग इलेक्शन के सिवाय इनके साथ नहीं बैठेंगे। हाँ, इलेक्शन के बारे में बात करें जरूर, 100 बार ही हम लोग करेंगे। और दूसरी बात ये, आपने बात की है कि जी आप केपी और पंजाब को ले लें तो 70%, पाकिस्तान ये बन गया तकरीबन आप 65-70% आबादी है यहाँ पे, तो 70% मुल्क में इलेक्शन होने जा रहा है और ये लोग कहते हैं कि जी हमने 2 सूबों में नहीं कराना, तो फिर कहाँ के अकल की बात है? मेरा ख्याल है ये खाम ख्याली में है। जिस वक्त ये प्रोसेस हो गया तो ऑटोमेटिकली जनरल इलेक्शन जो है वो आवे ही आवे। तो आप लोगों की यानी जो स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली इस पीडीएम की गवर्नमेंट को और जो इलेक्शन कमीशन है उसको जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाने की ये सारी स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? वही तो सर, सबसे अहम बात यह है कि इसकी बुनियाद यह है कि मुल्क को इस वक्त जो दरपेश है मसाइल, वो एक मजबूत हुकूमत ही इसको निकाल सकती है, चाहे जिस पार्टी की भी हो। हम तो नहीं कह रहे कि हमें आके कुर्सी पे बिठा दें, हम तो कहते हैं अवाम की आवाज सामने आए, मैंडेट एक पार्टी को मिले या 2 पार्टीज को मिले, जिसको मर्जी अवाम इलेक्ट करती है, और वो आके इस मुल्क की बागडोर संभाले। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मईशत का ये हाल है कि 4-4.5 अरब डॉलर की लेटर ऑफ क्रेडिट स्टेट बैंक ने बंद किए हुए हैं। डॉलर की असली वैल्यू 285 रुपए है। आज आप मार्केट में चले जाएं तो 265 रुपए का डॉलर आपको नहीं मिल रहा। आपकी जिस वक्त ये 400-450 अरब डॉलर की एलसीज ये खुली और रिटायर हुई तो आपकी ऑटोमेटिकली रुपए की कीमत 285 पे जाएगी, अफरादिजार इससे ज्यादा जाएगी। यही मुस्लिम लीग नून के कायदीन हमारे वक्त में कहते थे कि जी दुनिया में तेल की कीमत नीचे आ जाए, ये इन्होंने जल्दी से नीचे क्यों नहीं की? हम तो करते थे। अभी इनकी मईशत के जो बैठे हुए डार साहब और बाकी सारे लोग बैठे हुए, दुनिया में तेल की कीमत नीचे आई, इन्होंने तो नीचे नहीं की।
क्योंकि इन्होंने आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की हुई है कि 30 रुपए फी लीटर इन्होंने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज करनी है। ये अपना कोई टारगेट पूरा नहीं कर सकते हैं। ये इस वक्त गैस इनके पास अवेलेबल नहीं है, एलएनजी ये मंगा नहीं सकते हैं। हमारे चूल्हे बंद होंगे इन सर्दियों में, बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग होगी, क्योंकि ये जो आपके तरसीलात हैं वो दे नहीं सकते। आपकी जो ड्यूज है, रिसीवेबल्स हैं बिजली बनाने वाली कंपनीज को, वो ये पूरा कर नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। बिलिंग इनकी पूरी आ नहीं रही, अफरादिजार आसमान के साथ बात कर रही है और मजीद बढ़ेगी। ये वो तल्ख हकायक हैं जिसकी बिना पे, और रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आईएमएफ इनसे फिर नाराज, आईएमएफ बैठने के लिए तैयार नहीं है। दोस्त ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि आईएमएफ से पहले बात करें, अपने अखराजात पे कंट्रोल करें। वो ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि सारी की सारी चीज हवा में है। तो ये वो तल्ख हकायक हैं जिसके ऊपर आज आप सीमेंट इंडस्ट्री को जाके देखें, वो बंद है। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज लोहे की बंद है। अच्छा उमर साहब, मुझे ये जो इन्होंने जी आज एक खबर आई है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसके लिए जो मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, उसकी काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे पोर्ट के ऊपर वो स्टकअप हैं और एलसीज जो हैं वो नहीं खोली जा रही हैं, डेफिनेटली बिकॉज द स्टेट बैंक हैज़ टू पे द डॉलर्स। और उन डॉलर्स को ना पे करने की वजह से, जो आपने पहले भी ये उसकी तरफ इशारा किया कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारी बाहर से इंपोर्ट ज़रूरी जो चीज़ें हैं, अब जाहिर है लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं अद्वियात नहीं होंगी तो लोगों की, वो लोग जिनको जो उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उनका क्या बनेगा? तो फिर ये गवर्नमेंट करेगी क्या? फिर ये गवर्नमेंट, मैं वही कह रहा हूं ना जी, मैं फिर दोहराता हूं भाई साहब कि ये जो गवर्नमेंट ये चला रहे हैं ये अनाड़ी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट आए थे वही साहब 1400 अरब रुपए का NRO2 अपने आप को देने के लिए, और वो इन्होंने अपने आप को दे दिए। इन्होंने अपने केस माफ कराए, इनका यकीन जाने और कोई एजेंडा था ही नहीं। ये अपने फॉरेन अकाउंट, ये साइफर का इशू हुआ, ये फॉरेन अकाउंट के मतलब उस पे मतलब हामी उन्होंने भरी, तब ये आए, उनकी इमा पे आए। और ये यही है जिस तरह दीमक एक दरख्त को वो कमजोर कर देता है, चाट जाता है किसी चीज को, इन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 11 अप्रैल 2022 तक 6% ग्रोथ रेट हमारी आ रही थी। इंडस्ट्री हमारी बूम कर रही थी, लोग एक्सपेंशंस कर रहे थे, कोई किसी किस्म का इशू नहीं था। अभी आके 0.5% ग्रोथ रेट भी नामुमकिन हो गई है। बेरोजगारी बढ़ने जा रही है, लोग अपनी फैक्ट्रियां बंद करने जा रहे हैं। एक आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा क्राइसिस शुरू हो गया है और मजीद बढ़ेगा। कपास की क्रॉप फेल हो गई है, आपका गंदम की क्रॉप जो है वो फेल खुदा ना खास्ता होगी। मैं खुदा ना खास्ता कह रहा हूं क्योंकि जिस वक्त इसकी कटाई होगी अप्रैल में, तब आप देखिएगा क्या हालात होते हैं। फर्टिलाइजर आपको दस्तयाब नहीं है, हर जगह पे क्राइसिस है। और ये लोग जो है ये बिल्कुल जिस तरह कबूतर आंखें बंद करके बैठा होता है, इन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है मुल्क में। सिर्फ और सिर्फ एक नई हुकूमत जिसके पास अवाम का मैंडेट होगा वो रिफॉर्म प्रोसेस करेगा, और उस हुकूमत चाहे जिस मर्जी पार्टी की हो, उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं होगी, उसको टाइम लगेगा आगे आने ठीक करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके उमर अयूब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उमर अयूब साहब, आप मरकजी रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। एनर्जी का जो सेक्टर है, आप खुद भी एनर्जी में भी रहे हैं फाइनेंस के अलावा, तो अभी पेट्रोलियम प्राइसेस क्या गवर्नमेंट जो है कुछ रिलीफ नहीं दे सकती थी? सिर्फ मट्टी के तेल के अंदर जो है उन्होंने थोड़ी सी रिलीफ दी है, और आज जो है वो LPG की कीमतें जो हैं वो भी उसके अंदर भी इजाफा कर दिया गया है। हर चीज में इन्होंने IMF के साथ डील साइन की है ना जी। इन्होंने जो किया, उन्होंने कहा है कि जी 30 से ज्यादा रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लगेगी, ये उन्होंने पूरा करना है। ये रिलीफ नहीं दे सकते, ये ऐसी बात करते हैं कि जी हम लोग देने जा रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं देने जा रहे। डॉलर जैसे ही अपनी वैल्यू पे आएगा, ये तो मसनूई तौर पे इन्होंने नीचे रखा हुआ है। आप देखिएगा रुपए मतलब आपके पेट्रोल की और इन चीजों की कीमत किधर जाती है। बिजली की कीमत इस वक्त 45 रुपए यूनिट है। आप इस पे कैपेसिटी चार्जेस और आप इस पे अपना अल्लाह भला करे आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डालेंगे, ये तकरीबन अगले कुछ दिनों में ये 55 रुपए से भी तजावज करेगा। लोग फिर लालटेन और मोमबत्तियों पे जाने वाले हैं। गैस आपके पास अवेलेबल नहीं है, मौसम सरमा आ गया। हुकूमत ने खुद कहा है कि जी
हम लोग 3 बार दिन में दिया करेंगे गैस, और वो खुशकिस्मत जगह होंगी जहां पे गैस दस्तयाब होगी, जहां पे आपकी मेन लाइन के करीब आप होंगे। मेन लाइन से ज्यादा दूर आप गए तो आपको गैस का प्रेशर ही नहीं मिलेगा, गैस नहीं होगी। आपको फिर जो आपके चूल्हे हैं वो आपके सिलेंडर पे, या फिर मिट्टी के तेल के चूल्हे आप जलाएंगे, या फिर आप लकड़ी जलाएंगे। ये हकीकत है, लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए उसकी। और उसके साथ साथ जो आपके एलएनजी के प्लांट्स हैं वो आपकी बिजली पैदा नहीं कर सकेंगे, लिहाजा वो फिर आरएफओ पे चलेंगे, उसकी कीमत ज्यादा होगी, आपकी बिजली के कंज्यूमर्स जो हैं वो पूरा बिल अदा नहीं कर सकेंगे, आपकी पेमेंट शॉर्टफॉल होगी, आप उसकी एवज जो है अपने बिजली बनाने वाली कंपनियां तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगी, उसके साथ आपकी लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। ये एक अलमिया है और ये एक बहुत ट्रेजिक अलमिया है इस वक्त। अच्छा, मुझे इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की है जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है मिलिट्री लीडरशिप को, उसमें उन्होंने कहा है, ये भी साथ कहा कि 8 माह के दौरान जो रियासत और अवाम के दरमियान जो एक फ़र्क पैदा हुआ है या एक डिस्टेंस पैदा हुआ है, उसके ऊपर नई मिलिट्री लीडरशिप जो है ज़रूर काम करेगी। एक तरफ खान साहब ये कहते हैं कि हकीकी आज़ादी हमें चाहिए और हम चाहते हैं कि जो इदारे हैं वो मुल्क की सियासत के अंदर कोई मुदाखलत ना करें। दूसरी जानब उनकी ट्वीट से बिल्कुल बज़ाहिर ये लग रहा है कि जैसे वो ज़ाहिर है कि वो इनवाइट कर रहे हैं उनको कि आप कुछ करें, और ये बात उन्होंने जनरल बाजवा को भी कही थी जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो पीटीआई की जो एक थिंकिंग है वो क्या है पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, कि जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो चोर हैं, डाकू हैं, जो भी हैं, उनसे आप लोग बात नहीं करना चाहते और फिर उन्हीं लोगों की तरफ देखना चाहते हैं जिनके ऊपर आप लोग तनकीद भी करते हैं? फिर देखिए, मैं सबसे पहली बात आपसे करता हूं। चेयरमैन माओ सेतुंग, उन्होंने एक सवाल किया और खुद ही उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा फौज क्या होती है, व्हाट इज द आर्मी, और उनका जवाब था द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म, कि फौज वो होती है जो हमारे से अवाम यूनिफॉर्म पहनती है, वही फौज है। मैं खुद कह सकता हूं, मेरी 5 नस्लें वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से 4 नस्लें, उन्होंने ये वर्दी पहनी हुई थी और पहनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फख्र है इस चीज पे। फौज करती है अक्कासी, अवाम फौज है और फौज अवाम है, इसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मौकफ है कि सियासी पार्टियों को आप मौका दें कि वो खुद अवाम की वोट के बलबूते पे आए और अपनी गवर्नेंस करें, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सिर्फ वो है, और फौज भी वही चीज चाहती है। मेरा ख्याल है वो उनको इनकरेज करना चाहिए कि उनकी कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और वो अलाउ करें कि सियासी फोर्सेस अपने मसाइल जो है वो खुद हल करें, और किसी एक नहीं, लेकिन उस ट्वीट में तो इमरान खान साहब कह रहे हैं द न्यू मिलिट्री लीडरशिप शुड स्टार्ट वर्किंग। उन्होंने तो इस तरह का लफ्ज यूज किया है कि आप इस पे काम करें कि ये जो या एक पार्टी के खिलाफ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, या किसी के खिलाफ एक्शंस हुए। चले, मैं डायरेक्ट सवाल कर लेता हूं। उमर भाई, आपसे डायरेक्ट सवाल, मुझे ये बताएं कि नई जो मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों की क्या तवक्कुआत है? ज़ाहिर है पहले वाले लोगों से आपको शिकायत थी, उसका इजहार भी करते रहे इमरान खान साहब अपने तकरीरों के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो कुछ होता रहा, कुछ में आप लोग जिम्मेदार थे, कुछ के आप लोग जिम्मेदार नहीं थे। बट अब क्या चाहते हैं आप लोग, नई लीडरशिप से क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जी नई मिलिट्री लीडरशिप से कि पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफियरेंस ऐसा नहीं होनी चाहिए, और इलेक्शंस की तरफ, मतलब एक हुकूमत को नाजायज सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आप वो फोर्सेस जो हैं, जितनी स्टेट की फोर्सेस हैं, वो किसी को प्रॉप अप ना करें, और इलेक्शंस की तरफ हम लोगों को बैज़ियत कौम हम लोगों को जाना चाहिए। और जितनी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की स्टेट की फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उन सारों को इस चीज को मानना चाहिए कि इलेक्शन ही हमारे लिए वे आउट है, और कोई वे आउट नहीं है। बहुत शुक्रिया उमर अयूब साहब। नाज़रीन, हमारे साथ है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क की जो इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर पीटीआई का मौक़िफ़ दे रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कमर दिलशाद साहब। आप अखबारात के अंदर भी इलेक्शन रिलेटेड जो
कवानीन हैं या उसके जो अहम रूल्स हैं उसके ऊपर अपने राय का इजहार करते रहते हैं, लिखते हैं। आप बहुत शुक्रिया आपका कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 24 करोड़ जो बैलेट पेपर होंगे जनरल इलेक्शन के अंदर वो छुपाए जाएंगे और टोटल वोटर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं वो 12 करोड़ 21 लाख के करीब हैं। सो इलेक्शन कमीशन जो है वो तो जनरल इलेक्शन के लिए बज़ाहिर बिल्कुल तैयारियां कर रहा है, तो आप मौजूदा हालात में क्या देखते हैं कि क्या वाकई में इलेक्शन जनरल इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं? जैसे कि अब हम महसूस कर रहे हैं, कल मेरी खुद ही मुलाकात हुई थी ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब से, तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उन्होंने खुद ही अपने बताया कि उन्होंने फाइनेंस डिवीजन को तकरीबन 48 अरब रुपए की एक समरी भिजवाई है। तो वो फिर उन्होंने इकनॉमिक अफेयर वो जो होती कमेटी होती है वहाँ उन्होंने पेश कर दी, वहाँ से ही मंजूरी आ गई है। तो उसमें बाकायदा फाइनेंस डिवीजन ने तो यकीन दहानी करवा दी है कि आपको इंस्टॉलमेंट में हम जो है जितने भी आपकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स है आईन और कानून की नज़र में वो हम पूरी करेंगे। तो इलेक्शन की पाकिस्तान ने तो बाकायदा तमाम तैयारी मुकम्मल कर लिया है। जैसे आपने फरमाया कि अपडेटिंग इलेक्टर रोल्स भी हो चुके हैं, 12.5 करोड़ वोटर्स हैं, और ये आमतौर पर एक बिल्कुल बैन अवी फार्मूला के तहत ये बिल्कुल सही इलेक्टर रोल्स हैं कि इस मुल्क की आबादी अगर 22 करोड़ हो तो वोटर हमेशा इतना ही 11 करोड़ के लगभग ही होता है, जो 18 साल की उम्र का वोटर होता है। इसी तरह से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग का जो है मरहला वो भी खत्म कर दिया है। तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों की सिलेक्शन भी उन्होंने मुकम्मल कर ली ताकि पूरे साल भर को ट्रेनिंग देते रहे, अपडेट करते रहे। और इसी तरह डिलिमिटेशन का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। तो जब जब चाहे ये तो वफाकी हुकूमत की स्वाबदीद पर है कि जब वो असम्बलियाँ वो डिजॉल्व कर दें तो इलेक्शन कमीशन जो है 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा। अगर अपने मुकर्ररा मुद्दत पर ख़त्म करवाते हैं तो 60 दिन में करवा देगा। लेकिन दरमियान में जब ये पंजाब का मसला पैदा हो गया, जी मैं यही करना चाह, पहले तो मुझे इसकी कानूनी जो हैसियत है, जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है उन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया। आज जो राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉलिटिकल जो भी एक इंजीनियरिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी कंसल्टेशन है वो यानी अपनी सतह के ऊपर पीटीआई में भी जारी है और पीएमएलएन के अंदर और पीडीएम के अंदर भी जारी है, बट ज़हनी तौर पे वो लोग तैयार हैं। ये मुझे बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक वगैरह या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तहरीक वगैरह जो पीएमएलएन लाने की बात कर रही है, अगर वो टाइमली नहीं करते और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो गवर्नर को कह देते हैं जी कि असम्बली को आप तहलील कर दें, केपी के अंदर को दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो डू यू थिंक कि दोनों असम्बलियों के अंदर फिर इलेक्शन जो है वो कबल अज वक्त जनरल इलेक्शन से सेपरेट हो जाएंगे? देखिए जनाब, अंदरूनी तौर पर आप भी बाखबर है, हमें भी जो खबरें मिल रही हैं उसमें यह है कि ये सारा सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है और परवेज इलाही साहब जो हैं वो बहुत जहांदीदा सियासतदान है पाकिस्तान के, वो कभी भी ये अब जो है असम्बलियाँ डिजॉल्व नहीं करेंगे। एक और बड़ी अहम बात बता दें, चले अगर वो असम्बली डिजॉल्व पंजाब की कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा का कोई मसला नहीं है, वहाँ महमूद खां का जब चाहे असम्बली डिजॉल्व करा दें। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल बड़े पॉइंट है, टेक्निकल भी, कानूनी भी और आईनी भी। उसमें यह है कि अगर असम्बलियाँ डिजॉल्व हो जाती पंजाब की तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से, जिसकी सरबराह जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। तो अब आप ये बताइए कि परवेज इलाही साहब कहाँ खड़े हैं? अब जो टिकट देंगे पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग बाकायदा पार्टी में हिस्सा लेगी इलेक्शन में, बेशक बाद में इत्तेहादी बन जाए इमरान खान के साथ, लेकिन जब वो पार्टी का टिकट चौधरी परवेज इलाही साहब को कैसे मिलेगा, मुनस्सिर इलाही को कैसे मिलेगा? वो दस्तखत तो करने चौधरी शुजात साहब ने हेड ऑफ दी पार्टी। और अगर वो सारी अपनी कश्तियां जला के पीटीआई में शामिल हो जाएं तो फिर क्या होगा? तो शिकस्त खा देंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि पीटीआई का जो अंदरूनी जैसे ये बड़े हाई लेवल का फैसला है ना, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन है, वो जो फैसला करे वो तो मान, लेकिन जो वोटर जो पोलिंग स्टेशन पर जाता है तो वो देखते हैं यार ये शख्सियात कौन है, फिर वो पार्टी के चेयरमैन का तो हुक्म नहीं मानते, मतलब अपनी मर्जी की ख्वाहिश के मुताबिक देंगे। पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत है। परवेज इलाही साहब से हमारी मुलाकात तो नहीं हुई है, किसी से वक्त तो मुलाकातें वो करते रहते थे, लेकिन हम तो ज़ाहिर हमने भी कोशिश नहीं की, ना हमने ट्राई की, ना बात की, लेकिन वो खुद इस चीज़ का इदराक है कि पार्टी के अंदर बड़ी शदीद मुज़ामत है। हमें खुद लोग बताते हैं आके पीटीआई की मिनिस्टर हमें
जो बड़े हाई लेवल प्रोफाइल के मिनिस्टर हैं सूबाई गवर्नमेंट के, परवेज इलाही की कैबिनेट में, वो हमें फोन करके बताते हैं कि जनाब ये तो हमसे तामील नहीं करते, ये तो हर तरफ से अपने पाकिस्तान, अपने मुस्लिम लीग, अपने जो हमारी हैं उनके साथ लेन देन करते रहते हैं सियासी तौर पर। लेन देन का मतलब सियासी तौर पर, तो सियासी तौर पर हमारा तो कोई ताल्लुक इनके साथ नहीं है। तो वो तो पार्टी के अंदर जब टिकट आ गई तहरीक इंसाफ में जाएंगे तो खुदकशी कर लेंगे ना, ये अपनी सियासत खुदकशी कर लेंगे ना। और परवेज चौधरी शुजात साहब ने इनको टिकट नहीं देना, जाहिर है वो तो पार्टी के सरबराह हैं, तो इसलिए ये सब चीज देख रहे हैं। कामिल आगा साहब बड़े देखें, अगर हम 2018 को देखें जी कमर दिलशाद साहब, ये जो आपका बिल्कुल जो आपका तज्जिया और आर्गूमेंट है उसको अगर हम 2018 को एक टेस्ट केस समझ लें, शेख रशीद वाला मामला जो है पिंडी के अंदर, तो डू यू थिंक कि शेख रशीद साहब के पास अपने कितने एक वोट थे? वो पीटीआई के वोटों से ही जीते। उनका जो भतीजा है जो बाई इलेक्शन में उसने जो कामयाबी हासिल की वो किसके वोट से जीता था? वो पीटीआई के वोटों से जीता था। तो परवेज इलाही ने भी कैलकुलेशंस तो कुछ ना कुछ की होंगी, उनके साहबजादों ने कैलकुलेशंस पॉलिटिकल की होंगी कि हमें इन लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा और क्या नुकसानात होंगे। देखा जी, शेख रशीद साहब ठीक है, बड़े अवामी वर्कर है, वो फुटपाथ पे बैठ के नाश्ता करने वाले आदमी हैं। उनकी अपनी एक शख्सियत है, एक बड़ी अवामी शख्सियत है। उनके पास कोई किसी करप्शन का केस नहीं, कोई नैब में केस नहीं, कोई एफआईए में केस नहीं, वो साफ सुथरे सियासतदान है। बाकी की पॉलिसी से आप इख्तलाफ करते रहें, लेकिन बहसीत इंसान, बहसीत सियासतदान, वो एक अपराइट किस्म के सियासतदान है। इसके मुकाबले में परवेज इलाही साहब या मुनस इलाही साहब वो उस लेवल के नहीं आते। इनका मामला कुछ और तरीके का मामला होता है। यहाँ दरअसल चौधरी शुजात ने इनको टिकट नहीं देना और इमरान खान को टिकट देगा, अपनी पार्टी खत्म करके, अपनी सियासत खत्म करके वो तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं। अब तो कितना बड़ा पाकिस्तान का सियासतदान है, चौधरी निसार अली खान ने इनकार कर दिया था कि जी मैं तो तहरीक इंसाफ में नहीं जाऊंगा। मुझसे लगता है ये जूनियर किस्म के आदमी थे, मैं इनके साथ कैसे बैठ के अपनी पार्टी के चलाओ कैसे करूँ, नहीं कह रहे। परवेज इलाही साहब बड़े सियासतदान है, ज़हीर को कभी भी अपनी असेंबली डिसॉल्व नहीं करने देंगे। वो अपना असेंबली डिसॉल्व करेंगे, उनका अपना सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए बस महज एक स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। और बाकी रह गया जी इलेक्शन भी पाकिस्तान में, इलेक्शन भी पाकिस्तान अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा रहा है 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में, और 15 अप्रैल को वो इलेक्शन करवा रहा है लोकल गवर्नमेंट के पंजाब में, 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे सिंध में। अच्छा कमर साहब, मुझे एक काइंडली जरा एक हो चुका है, एक चीज को अगर क्लियर कर दें कि मुश्किल नजर आएगा ना, रास्ता भी तोड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट्स के जो इंतखाबात हैं उसका ऐलान कर दिया है। क्या उससे कबल जो है अगर ये तहलील कर देते हैं और 3 माह के अंदर इलेक्शन जो है वो करवाने पड़ेंगे, तो सूबाई जो इलेक्शन है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले हो सकते हैं? कोई मसला तो नहीं है टेक्निकली? तोड़ देंगे तो एक बड़ी बात, मैं अपना वही साहब मैं बड़ी बात गुजारिश करूँ आपको, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बड़ा तुरंत का पता है, हाथ में आया हुआ है। अब अगर ये असेंबली, जैसे हमने अभी मैं टीवी पे देख रहा था, वो कह रहे हैं कि कोई 25-26 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे, तो वो फिर 3 महीने 90 दिन जाती है, अप्रैल का पहला हफ्ता तो वो या दूसरा हफ्ता, उस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। पहले हमें लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब करेंगे, बाद में हम करवाएंगे सूबाई असेंबली का इलेक्शन, क्योंकि हमने पहले शेड्यूल दिया हुआ है लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट भी तो एक आईनी इदारा का इंतखाब है ना, आर्टिकल 140A के तहत, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म है कि आप इंतखाबात करवाएं। तो ये सारे सिलसिले को सबरी वो भेज देंगे। नहीं, लेकिन आप कमर साहब ये क्यों कहा है कि ट्रम्प का पता इलेक्शन कमीशन के पास है? इलेक्शन कमीशन इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, वो तो एक रियासत का एक इदारा है। देयर जॉब इज टू कंडक्ट फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। मतलब ट्रम्प का कार्ड जो है वो तो पीडीएम वालों को खेलना चाहिए। नहीं, आप तो फरमा रहे हैं, शायद मुझसे स्लिप हो गया, मैं तुमको पता किसी और सेंस में बात कर रहा था कि वो मैं उसको आईनी और कानूनी नुक्ता नजर से देख कर रहा था कि अगर कोई दबाव कोई पड़ेगा आप क्यों नहीं करवा सकते। वो कहते हैं हमने पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा रहे हैं, तो ये भी एक उनके पास एक है तरीकेकार। लेकिन बहरहाल वो 90 दिन तो जरूरी नहीं है कि आप 90 दिन में इंतखाब करवाएं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में 15 अप्रैल को हो रहा है, ऊपर पंजाब में ये है कि आप 90 दिन, तो वो तो जरूरी नहीं होता कि 90 दिन में कराएं, वो आप 15 अप्रैल की बजाय 15 मई को भी करवा सकते हैं, या 30-31 हम मसरूफ है, हम इलेक्शन करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो आइडिया है इनका, अपेरेंटली जो आइडिया है पीटीआई का, मतलब अगर
लेट अस से कि उनकी स्कीम ऑफ प्लान के तहत चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्शन सूबाई दोनों सूबों के अंदर हो जाते हैं, जो वो कहते हैं 70% जो है वो टोटल मुल्क के इंतखाबात होते हैं, इतनी आबादी है इन दो सूबों की। और वहाँ पे तो फिर आपने जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के, तो वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट्स तो नहीं होगी। अगर ये जीत के आ जाते हैं तो इनका प्लान तो यही होगा कि हमारी हुकूमतें होंगी वहाँ पे, तो फिर ये जो कौमी असम्बली के इलेक्शन है उसको इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं ना ये फिर? नहीं, देखा जाए पाकिस्तान में पहली रवायत हो गई, इंडिया में तो हर स्टेट में हर दूसरे साल तीसरे साल वहाँ इस तरह के असम्बली डिज़ॉल्व होते रहते हैं, इंतखाबात होते रहते हैं स्टेट की, वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सियासत पर या उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट पर। लेकिन यहाँ मसला ये पैदा हो बात करवाते हैं सूबाई गवर्नमेंट की असम्बली के तहलील होने के बाद, तो फिर ये अक्टूबर 2023 में कौमी असम्बली के हमें ये नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो करवा देगा 90 दिन के बजाय 100 दिन में करवा देगा, 120 दिन में करवा देगा। वो पहले हम तो मसरूफ है, आईनी तौर पर हमारे पास इलेक्शन हो रहे हैं, तो लेकर हमें ये नजर आ रहा है कि ये चीजें नहीं होनी। ये इमरान खान ने बड़ा खूबसूरत, जो मैंने तुर्क का पता इधर उधर इस्तेमाल करो, मैंने इमरान खान को इस्तेमाल करना था। इमरान खान का हुकूमत को दबाव में डाल दिया है, वफाकी हुकूमत दबाव में आ चुकी है, बहुत बुरी तरह दबाव में आ चुकी है, तहरीक एतमाद पेश करने की पोजीशन में नहीं है, गवर्नर एतमाद का वोट लेने की पोजीशन पे नहीं है, इनके पास तादाद पूरी नहीं हो रही, उन्होंने ये डाल दिया। तो हमेशा कहते थे जी पंजाब में खैर पख्तूनख्वा के असेंबली डिसॉल्व करो, हम वफाकी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। वो इमरान खान साहब ने इनको बंद गली में खड़ा कर दिया, इनको जनाब अक़वाम जमात को वो परेशान हो रहे हैं, बैठे भी क्या करें अब। तो ये चीजें इमरान खान की हिकमत अमली का हिस्सा है, और ये इस तरह से असम्बलियां नहीं होगी, और ये चौधरी परवेज लाई साहब भी वो समझा देंगे कि जनाब हम यही दबाव डालते रहे इमाम के ऊपर, हम तो असेंबली डिसॉल्व करें, आप किधर खड़े हैं। मुझे एक जी जी बिल्कुल, मुझे ये फाइनली ये बता दें कि ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर, एक हजानी कैफियत से शुक्र है कि हम बाहर निकले, वो जो अपॉइंटमेंट्स थी मिलिट्री लीडरशिप की वो मामला तो तय हो गया। अब एक इकॉनमी का इस वक्त बहुत ज़्यादा मसला है, तो डू यू थिंक कि इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत जो है, डार साहब वापस आ गए, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े एक्सपीरियंसड हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती है तो मईशत के ऊपर तो प्रेशर मजीद बढ़ेगा, मुआशरत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा भाई साहब। देखे थे आप, तो इस हुकूमत को चाहिए कि जनरल इलेक्शन में फिर ये चले जाएं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, 25 अरब रुपया खर्च होना है, अगर दो सूबे में इंतखाब करवाना पड़ जाए तो 412 नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की दोनों सूबों में, ख्वातीन की निकाल दें वो 412 बनते हैं असल डायरेक्ट इलेक्शन, तो इतना 25 अरब रुपया खर्च होना है। और वो जो हमारा जनरल इलेक्शन का खर्चा हो रहा है वो 48 अरब रुपया खर्च होना है, वो तो चलो 24-20 में निकाल दें तो फिर 24 अरब रुपया वहाँ खर्च हो जाएगा। तो ये 5 साल के लिए होगा भाई साहब। ये जो असम्बलियाँ दो अगर दोबारा इंतखाब हो गया या बाकायदा तहरील होने के बाद 90 दिन में या 100 दिन में इंतखाबात हो गए, ये 5 साल के लिए हैं, ये चंद महीनों के लिए नहीं है, ये 5 साल के लिए दोनों असम्बलियाँ का इलेक्शन होगा। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी है और हमारे लिए एक नई रवायत भी पैदा हो जाएगी कि जब आइंदा जब कभी असम्बलियाँ डिसॉल्व होंगी तो ये 6, 7, 8 महीने का फर्क रहेगा इन दो सूबों के अंदर। तो ये बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कमल दिलशाद साहब, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान, नाज़रीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त जो सियासी जो है जंग जारी है खुसूसन पंजाब के अंदर, और उसकी वजह से जो सियासी हालात है पूरे मुल्क के, उसकी मईशत के ऊपर जो मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, उससे ज़ाहिर है कि अवाम और मुल्क को नुकसान हो रहा है। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।